हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, जिस पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना रखा है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उस पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उसे देख लें। क्योंकि सिंथेसिस क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं और सिंथेसिस में करने क्या वाले हैं, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप वो सारी वीडियोस को देखकर समझ चुके होगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब आपको जैसा कि बताया गया है, 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर या 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसके पहले से हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके और दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। ठीक, आज हम थर्ड मेथड सीखेंगे जिसमें हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अब ये क्या है? अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब एक के बाद एक। ठीक है, और इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। मतलब इसमें आपको 2 या 3 इस तरह के वाक्य दिए जाएंगे जिसमें किसी चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा होगा और उसी एक लाइन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, दूसरे सेंटेंस में भी उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, तीसरा सेंटेंस भी होगा तो हो सकता है उसमें भी उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो आपको करना क्या है? आपको उस नाउन या फ्रेज़ को उठाकर उस नाउन के बगल में पुट कर देना है जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग उसको समझो। मतलब 2 वाक्य है ना, तो एक वाक्य के नाउन या फ्रेज़ को उठाकर दूसरे वाले वाक्य के नाउन या फ्रेज़ के बगल में लिख देंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वो कैसे करेंगे आप एग्जाम्पल देखो। लिखा है 2 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है सुरेश इज़ अ टीचर, सुरेश अध्यापक है, और दूसरा वाक्य है ही इज़ वेरी जेंटल, वो बहुत क्या है, जेंटल है, सज्जन है। तो अब इसमें देखो 2 बातें बताई गई कि सुरेश टीचर भी है, सुरेश सज्जन भी है। तो इसमें मेन बात मेरे हिसाब से तो वो सज्जन है। ठीक है, तो आप सुरेश की 2 बातें कही गई हैं, तो इसमें जो पहले वाले वाक्य में जो बात है कि वो एक टीचर है। ठीक है, ये एक फ्रेज़ हो गया या नाउन भी बोल सकते हो इसको, विथ आर्टिकल। इसको उठा के मैंने क्या किया, दूसरे वाले वाक्य में नाउन के बगल में लिख दिया। अब यहाँ नाउन कौन है? ही का मतलब सुरेश, सुरेश और टीचर, सुरेश कॉमा एक अध्यापक कॉमा, ये 2 कॉमा के बीच में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके बारे में एक बात बता दी गई। ठीक है, और फिर अपना वाक्य जारी है। आप एक और टीचर हटा भी दोगे तो भी इसका मतलब वही निकलेगा, सुरेश एक सज्जन व्यक्ति है या बहुत सज्जन है, वेरी जेंटल। ठीक है, तो बीच में मैंने कॉमा लगा के उसके बारे में जो दूसरे वाक्य में विशेषता बताई गई थी वो लिख दिया, जिससे कि ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। समझ रहे हो? नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो गीतांजलि किताब के ऑथर यानी राइटर थे। पहले लाइन में ये बात बताई गई। दूसरे में क्या बताया गया? ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, और वो बंगाल के एक महान कवि थे। तो पहले में बताया गया कि वो गीतांजलि के राइटर थे, दूसरे में बताया गया कि वो बंगाल के महान कवि थे। तो किसके बारे में बात हो रही है? पहले उसका नाम लिख लो, टैगोर के बारे में बात हो रही है। तो टैगोर के बाद कॉमा लगा दो, इसमें से कोई एक विशेषता आप इस कॉमा और अगला जो कॉमा आएगा उसके बीच में लिख दो। इसमें मुझे लगता है जो कॉमन सी बात है वो है अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अब देखो ये पूरा का पूरा फ्रेज़ है जो टैगोर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, टैगोर एक बंगाल के महान कवि, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वॉज द
ऑथर ऑफ द गीतांजलि। समझ में आई बात? एक तरह से यही वाक्य फिर से लिख दिया गया है, बस टैगोर के बाद यहाँ 2 कॉमा लगाकर इसके बीच में दूसरे वाक्य में जो विशेषता बताई गई वही उठा के यहाँ रख दिया गया है। यहाँ भी वही काम किया गया था। पहले तो ही की जगह आप सुरेश यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया गया है, क्योंकि पहले से उसे बता दिया गया था। तो सुरेश यहाँ पे लिख दिए। अब यही सेंटेंस देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर कॉमा लगा के दूसरे वाक्य में जो विशेषता बताई गई है उसको इसके बीच में लिख दिया गया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप लोग आगे एग्जाम्पल देखोगे तो और समझ में आएगा। लिखा है राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। पहले वाक्य में एक बात बता दिया, दूसरे में ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वो जो है मेवाड़ के राजा थे। तो अब दोनों में से कोई एक बात उठा के उनके नाम के बाद लिख दोगे, जैसे कि यही उठा के लिख देते हैं द किंग ऑफ मेवाड़। ये उठा के कहाँ लिखोगे? महाराणा प्रताप के बाद और वाक्य शुरू होने से पहले, यहाँ बीच में इस तरह से राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, द किंग ऑफ मेवाड़। अब ये लिख दिया। अब ये विशेषता इनके बारे में हो गई जो कि दूसरे वाक्य में बोला गया था। अब दूसरे वाक्य का कोई मतलब नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है वो लिख दो। वॉज अ ब्रेव वॉरियर। देखा कितना सिंपल है, यही वाक्य पूरा लिखा गया है, सिर्फ इसके बीच में जो दूसरे वाक्य में विशेषता बताई गई उसको उठा के लिख दिया गया है। अब वो विशेषता एक नाउन भी हो सकती है और वो विशेषता एक फ्रेज़ भी हो सकती है। फ्रेज़ मतलब होता है शब्दों का ग्रुप, शब्दों का समूह। तो यहाँ भी देखो शब्दों का समूह है कि नहीं। अगला देखो, कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर। कोलंबस जो है एक प्रसिद्ध नाविक था, इसमें एक बात बता दिया गया। दूसरे में बताया जा रहा है कि वो इटालियन था। तीसरे में बताया जा रहा है कि उसने अमेरिका की खोज की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसने अमेरिका की खोज की, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो इसी को हम मेन लिखेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये लाइन लिखनी हो तो तुम कैसे लिखोगे? सिंपल लिखोगे, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यही लिखोगे ना। क्या लिखोगे? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कोलंबस के बाद कॉमा लगा के और इसके शुरू होने से पहले कॉमा लगा के इनके बीच में इन दोनों वाक्यों में जो बातें बताई गई उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ही की जगह पे कोलंबस हो जाएगा क्योंकि कोलंबस की बात कर रहे हैं। तो कोलंबस कॉमा लगा दिया। अब इन दोनों को मिला के एक कैसे बनाओगे? अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि कोलंबस एक महान नाविक थे और इटालियन थे, यही बात बताई गई है इन दोनों में। अब इसी दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? अ फेमस इटालियन सेलर, है ना, अ फेमस इटालियन सेलर। तो यहाँ लिख दो अ फेमस इटालियन सेलर। अब ये जो दोनों वाक्य में बातें बताई गई थी वो मैंने इतने से में लिख दिया। अब बाकी ये लिख दो, डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। देख रहे हो कितना इजीली हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपको ये एक वाक्य उठाओगे उसी को लिखना है, बस उस वाक्य के नाउन के बाद आपको दूसरे वाक्य की जो विशेषता है वो लिख देना है। इसीलिए इसका नाम है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब मैंने बताया ना, साइड बाय साइड, मतलब आसपास। तो यहाँ पे देखो ना, आसपास लिख दिया गया, ये पूरा का पूरा फ्रेज है और ये आपका नाउन है। अगला देखो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगला है एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। पहले लाइन में बताया गया कि शिक्षा जो है शक्ति का एक हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मशीन है शक्ति का। दूसरे में बताया गया है कि इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये हमेशा से, ये मतलब इट का मतलब यहाँ पे एजुकेशन है कि एजुकेशन हमेशा से दिशा निर्देश का, सभ्यता की दिशा निर्देश का कारक रहा है। कारक मतलब एक कारण रहा है। कौन? एजुकेशन। एजुकेशन से ही सभ्यता आगे बढ़ती चली गई।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो इसमें मुझे लगता है कि मेन बात क्या है दूसरे लाइन में, कि एजुकेशन सभ्यता का दिशा निर्देश करने वाला कारक हमेशा से रहा है, तो ये बताया गया। तो इसी के बीच में आपको लिखना है। तो अगर सिर्फ आपको ये लाइन लिखनी होती सेकंड वाली, तो क्या लिखते हैं, एजुकेशन हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, ये लिखोगे ना। तो बस यही एजुकेशन के बाद कॉमा लगा के इसमें जो बात बताई गई वो लिख दो। इसमें क्या बताया गया, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, सिंपल। तो इसी तरीके से लिख देना है, एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, बाकी फिर हैज़ बीन वगैरह वगैरह जो है वो लिख दोगे, हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। देखा कितना आसान है। एक वाक्य की विशेषता को दूसरे वाक्य के नाउन के बाद आप लिख दोगे, बस हो जाएगा काम आपका। उसी तरीके से अगला देखो, दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्पेरस कॉलोनी। अब कोई प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ पे नाम नहीं बताया, तो बस बताया है कि ये जगह एक समय पर बहुत समृद्ध कॉलोनी हुआ करता था, यानी बहुत समृद्ध जगह था एक समय पर, वंस एक समय पर, एक बार। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रून्स, अब जो है इट इज़, ये मतलब दिस प्लेस, यहाँ पर ये की जगह क्या लिखोगे, दिस प्लेस। दिस प्लेस इज़ नाउ अ हीप ऑफ रून्स, हीप मतलब ढेर होता है, रून्स मतलब खंडहर, तो खंडहर का ढेर बन चुका है। दिस प्लेस की जगह कुछ भी हो सकता था, जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10 में, जो खंडहर बन गया था वो उनका विक्रमादित्य का महल, वही, तो वही मान लो। तो अब देखो इसमें दो बातें बताई गई हैं, आपको जो बात इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगती है आप वो लिखो। मेरे हिसाब से तो ये खंडहर हो गया था, ये ज़्यादा बात है, या आप चाहोगे तो इसको भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है इसमें। अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट वाले से बनाना चाहिए तो चलो फर्स्ट वाले से बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले में नाउन क्या है, दिस प्लेस, तो दिस प्लेस के बाद यहाँ पर आपको दूसरे वाले वाक्य की जो बातें हैं वो लिख देनी है। दूसरे वाले वाक्य में क्या बताया गया है, नाउ अ हीप ऑफ रून्स, है ना, तो वहीं बीच में लिख दो, दिस प्लेस नाउ अ हीप ऑफ रून्स वॉज, कॉमा लगा के फिर वो जो लिखा है वो लिख दोगे, वॉज वंस अ प्रॉस्पेरस कॉलोनी। अब इसमें क्या, इसकी मीनिंग क्या निकली कि ये जगह जो अब खंडहर का ढेर है, एक समय पर समृद्ध कॉलोनी हुआ करता था, या समृद्ध कॉलोनी था। समझ गए कितना इजीली कर दिया। सारे एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल आपने देखे, सब में यही काम किया गया है। तो सिर्फ आपको इसको करने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन है बहुत इजी। लिखा है, मथुरा इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थयात्री या जो क्या या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको बोलते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं दूर दूर तक। तो मथुरा जो है एक तीर्थयात्री का या तीर्थ यात्रा का एक जगह है, प्लेस है। दूसरे में कह रहा है, इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, जो कि यमुना नदी के पास है या यमुना नदी के किनारे है। द यमुना इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। और फिर बताया जा रहा है कि यमुना जो है भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो देखो अब ये थोड़ा सा टफ हो गया। पहले में मथुरा के बारे में बताया गया, दूसरे में भी मथुरा के बारे में बताया गया, लेकिन तीसरे में यमुना के बारे में बताया गया। तो इसमें मेन दो में यमुना के बारे में बताया जा रहा है। तो आप अभी थर्ड वाले को छोड़ दो, ठीक है। आप मथुरा के बारे में बताओगे, दूसरे वाले वाक्य में जो मथुरा के बारे में बताया गया वो इसमें जोड़ो, फिर उसमें यमुना के बारे में जो बताया गया उसको जोड़ो। इस तरह के वाक्य बहुत कम मिलेंगे आपको, जो मैं बता रहा हूँ शायद ये एक ही मिलेगा।
तो इसमें आप कैसे बनाओगे, इसमें बनाओगे यही लाइन लिखोगे, ये मेन लाइन है आपका कि मथुरा कॉमा स्टैंड्स ऑन रिवर यमुना, स्टैंड्स और ऑन रिवर यमुना। अब इसके बाद फिर कॉमा लगा के अब यमुना के बारे में बताओगे। अब ये कॉमा लगाने के बाद यमुना के बारे में बताओगे, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। अब कॉमा लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ मथुरा के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो है, इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। कभी कभी आप लोग इंग्लिश के लिटरेचर पढ़ते होगे तो बहुत लंबी लंबी सेंटेंसेस मिलते हैं, तो उसमें इसी तरीके से कॉमा लगा लगा के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मथुरा जो कि यमुना नदी के किनारे है या यमुना नदी के किनारे स्थित है और जो कि वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी पवित्र नदियों में से एक, यमुना जो कि पवित्र नदियों में से एक है, इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी वो तीर्थ यात्रा का एक स्थान है। कौन तीर्थ यात्रा का स्थान है? मथुरा, क्योंकि मथुरा के बाद कॉमा शुरू हुआ है और यहाँ पे वो कॉमा ख़त्म हुआ है, तो मथुरा इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो इसके बीच में जो बातें बताई गई वो लिख दिया गया। आप सोच रहे होगे कि इसके पहले जो एग्जाम्पल बताया गया वो सब समझ में आ रहा था, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। तो मैंने काफ़ी ढूंढ कर ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, यानी ये ऐसे एक ही दो होंगे जिसमें से मैंने ये बता दिया। अगर आता है तो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो जो मैंने पिछले 4 5 6 एग्जाम्पल बताए हैं वैसा ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये है एक्सरसाइज आपके होमवर्क के लिए, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप इन सारे क्वेश्चंस में देखेंगे तो वो भी बहुत इजी हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू वाले एग्जाम्पल बताए हैं। लास्ट वाले एग्जाम्पल जैसा इसमें से कोई भी नहीं है। तो अगर आपको उन सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो आप इसको ज़रूर कर लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती या इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा, ठीक है। बेझिझक पूछिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।